तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। मन ही मन गुरु जी को प्रणाम करते हुए, जैसा कि आप सभी को पता है, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो ऑयल के बारे में है, फैट के बारे में है। हम फैट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और हमने जो डाइट की क्लासेस की उनमें हम पोर्शन कैसे डिसाइड करेंगे उसके बारे में रहेगा। तो सबसे पहले हम पोर्शन को देख लेते हैं, उसके बाद क्योंकि फिर ये कंटिन्यू जो है फैट एंड लिपिड के बारे में क्लास, थ्योरेटिकल क्लास चलती रहेगी। तो एक बार मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें तो ये मेजर करने के लिए अलग अलग तरह के कटोरी और चम्मच का उपयोग किया जाता है। तो इनके अलग अलग साइज हैं। तो सबसे पहले 5 ग्राम की जो चम्मच होती है वो होती है टी स्पून। अगर हमको कुछ ऐसा लेना है जो जिसकी मात्रा 5 ग्राम के समथिंग है तो आप टी स्पून का उपयोग करेंगे। फर्स्ट वाली जो चम्मच है वो। इसके बाद आती है टेबल स्पून जो कि 15 ग्राम की होती है, जिसका साइज होता है 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 3.9 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। इसके बाद है 115 ml की स्मॉल कटोरी है, जिसकी चौड़ाई जो होगी वो 7.5 सेंटीमीटर होगी और 3.4 सेंटीमीटर इसकी गहराई होगी, डेप्थ होगी। ये स्मॉल कटोरी है। इस यहाँ पर इसको कोड के साथ डिनोट किया है। तो ये मार्केट में आपको मिल जाएंगी। डाइट वगैरह में ज़्यादातर जैसे बोला जाता है कि एक बाउल या एक कटोरी दाल है, तो उनमें कौन सी कटोरी से रिलेशन है वो आपको उसमें बताया जाता है कि कितने ग्राम आपको लेना है। तो वो उस हिसाब से है। जैसे 115 ml की क्वांटिटी चाहिए तो ये वाली कटोरी का उपयोग किया जाता है। फिर 155 ml से रिलेटेड कुछ ऐसा सामान है जो आपको रखना है तो ये C8 स्मॉल कटोरी यूज होगी, जो कि 7.7 सेंटीमीटर चौड़ी होगी और गहराई उसकी 3.9 सेंटीमीटर। फिर जो है 200 ml के लिए C7 मीडियम कटोरी यूज होगी, जिसमें 200 ml आप चाहे तो दाल है या कुछ और भी रखना चाहते हैं तो वो रखने के हिसाब से, मेजर करने के हिसाब से आपको ये यूज करना। लार्ज कटोरी जो होगी 360 ml की है। सबसे लार्ज जो है 360 ml, ये 9.3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी, मतलब यानी कि इसका व्यास होगा जो भी है, और 4.4 सेंटीमीटर इसकी गहराई होगी। ठीक। तो इस तरीके से ये मेजर किया जाता है। तो C1, तो ये हो गई अपना सबसे छोटा जो है यहाँ पर C9 है, C8 है 115 ml। उसके आगे भी है कुछ, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे C1 1500 ml, C2 1100 ml के कप हैं, C3 है 900 ml, C4 700 ml,
फिर C5 470 ml, C6 360 ml, C7 200 और C8 155 एंड C9 115 ml, C10 95 ml, C11 70 ml और C12 जो है 25 ml। तो हम 25 ml के रूप में हमने डाइट में पढ़ा था कि हम क्या मोस्टली तेल वगैरह यूज करते हैं, तो डेली जो रिक्वायरमेंट होती है अराउंड वो है 25 ml से 30 ml एक एडल्ट को उसकी जरूरत होती है। तो ये कटोरी में भी नाप के आप जो है एक मेजरमेंट कर सकते हैं। ओनली 4 कप C6 C7 C8 एंड C9 ये सबसे ज्यादा कॉमनली घरों में यूज किए जाते हैं। और किचन में डाइट मेजर करने के लिए स्केल सेका कुलीना 852, ये किचन का स्केल होता है वजन नापने का, वो रहता है। ये डाइट के बारे में हम ये सभी अलग अलग तरह की डाइट दी हैं तो बाद में समझेंगे, अभी खाली हम मेजरमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखें इसमें, तो हाँ ये देख सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर यूज किया है इन्होंने 3/4 ऑफ मीडियम 200 ml कटोरी, है ना। इस तरीके से जब भी डाइट चार्ट बनता है तो वहां पर कटोरी, टी स्पून, टेबल स्पून इनका यूज किया जाता है। तो उस हिसाब से हमको समझना है। अब जैसे यहाँ पे 3 टी स्पून फ्लोर लिखा है रागी का, 1 टी स्पून काउपी, ठीक है, तो ये है। और ऑयल या घी 1 टी स्पून, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 टी स्पून कितना होता है, 5 ग्राम का ये रहता है। ठीक है, अगर 3 देंगे तो 15 ग्राम को, फिर ये टेबल स्पून उसके लिए यूज कर ली जाएगी 15 ग्राम के लिए। ये सब मार्केट में अवेलेबल है। तो जो भी मेजरमेंट है मोस्टली कटोरी एंड ग्लास के रूप में किया जाता है। ग्लास है, चम्मच है और कटोरी। फिर इस तरीके से नापने की जो है मशीन आती, सेका मशीन है इसका, ये कंपनी होगी जो भी है सेका। सो इसमें देखिए इस तरीके से ये कटोरी रहती है। जैसे ये C7 है, इसमें बीन्स को नापा जा रहा है 100 ग्राम। फिर ये दूसरा है 100 ग्राम, C7 की वैल्यू है। यहाँ पर कैरेट हैं 30 ग्राम C8 के लिए। फिर C6 में कुछ पत्तियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं, इस तरीके से। तो ये वजन का जो स्केल है किचन स्केल, उसका यूज करेंगे इसके लिए। तो इसमें फ्रूट को जो है बिना छिलके के हम जो है उसमें नापेंगे, है ना। जैसे केले का भी छिलका निकाल दिया, ऑरेंज का है वो निकाल दिया। फ्रूट में जैसे अमरूद वगैरह है तो इनको रॉ कट करके ही नापा जाएगा। लौकी है, टोमेटो है, ठीक। फिर ये इस तरीके से 60 ml का ये रागी है, ये बाजरा है, ये राजमा है, इस तरीके से 20 ग्राम के लिए C9। फिर 1 टेबल स्पून इन्होंने यूज किया है, ये चम्मच के रूप में लिया है इन्होंने, है ना। तो इससे भी जो है चम्मच से भी नापा जा सकता है राजमे को, अगर छोटे बच्चों को या देना है तो इस तरीके से बॉईल करके मैश करके देते हैं। तो ये एक तरह का मेजरमेंट होता है जिसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपको मुझे बताना था। इसके बाद हम अपनी फैट्स की क्लास जो है उस पर वापस लौटेंगे। मेजरमेंट क्लियर है सभी को? फिर हम अपना कंटिन्यू जो है आज फैट्स की क्लास को क्लियर करेंगे। सभी को क्लियर है तो आप यस लिख दीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने एक पिक्चर आएगी जिसमें फैट्स का बारे में क्लासिफिकेशन है। ये पिक्चर सामने रहेगी जिससे आपको समझने में काफी आसानी हो जाएगा। फैट्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे डेली रूटीन में हम बिना फैट का मतलब खाना पूरा नहीं होता है, चाहे खाने में तड़का लगाना हो या रोटी में घी लगाना हो, ये सब फैट है। ठीक है, तो इन सब चीजों का हम जो है फैट के रूप में डेली इसका यूज करते हैं, तो हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो तेल और वसा का जो है संयमित उपयोग करें। वसा और आवश्यक फैटी एसिड, इनको बोला जाता है एसेंशियल फैटी एसिड की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के तिलहन यानी ऐसे चीजें जिनमें तेल निकलता है, मेवे यानी ड्राई फ्रूट और पोषक तत्व और फलियां चुनें। क्यों चुनें? क्योंकि विविध प्रकार के कई तरह के जो तिलहन, मेवे और साबुत अनाज होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उनका उपयोग करने से सभी फैटी एसिड को लिपिड भी बोला जाता है या इसको लिपिड के रूप में भी जाना जाता है। तो लिपिड का संतुलन बना रहता है। ये वर्ड शायद बार बार आएगा, या तो फैटी एसिड आएगा या लिपिड आएगा, दोनों को आप एक ही चीज समझेंगे। तो लिपिड का संतुलन बना रहता है। प्रोसेस किए गए या निकाले गए तेल जो है प्रोसेस्ड उत्पाद हैं, इसलिए इन्हें संयमित रूप से उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। तेल को जो है, एक होता है कि डायरेक्ट जो है किसी जैसे कि मूंगफली ले लीजिए, ग्राउंडनट ले लीजिए, उसको आप कोल्ड प्रेस्ड करेंगे और वो डायरेक्ट तेल निकल आता है। दूसरा एक और तरीका होता है, कुछ ऑयल इस तरह के होते हैं कि जिनमें कई तरह की अशुद्धियां होती हैं, कुछ हार्मफुल केमिकल होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक, तो उनको क्या है प्रोसेसिंग किया जाता है, रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है, उसके बाद उनको यूज किया जाता है। तो उनको प्रोसेस्ड या रिफाइंड ऑयल बोला जाता है, जिनको रिफाइन करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो फैट को लिपिड के रूप में भी जाना जाता है। हमारे आहार में तीन प्रकार के फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड को FA के नाम से भी आप डिनोट करते हैं। एक होता है सेचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और एक और है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये तीन तरह के होते हैं। पहला है सेचुरेटेड फैटी एसिड और यहाँ पर दूसरा इन्होंने अनसेचुरेटेड क्लासिफिकेशन में है। फिर यहाँ पर उसी के क्लासिफिकेशन में आ जाएगा पॉली अनसेचुरेटेड और मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो इनको शॉर्ट नेम में सेचुरेटेड फैटी एसिड को SFA के नाम से जाना जाता है। मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को MUFA म्यूफा के नाम से जाना जाता है और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड प्यूफा के नाम से जाना जाता है। तो एक हो गया SFA, दूसरा हो गया म्यूफा और तीसरा हो गया प्यूफा। ये तीन वर्ड हम हमारे अभी आगे लेक्चर में कई बार यूज होंगे, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक है, SFA यानी कि सेचुरेटेड फैटी एसिड, म्यूफा मीन्स मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और प्यूफा मीन्स पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अगर बहुत जरूरी है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम जो है बाद में आपके सवाल लेंगे, है ना।
अगर कुछ है तो आप चैट में लिख दीजिए, क्योंकि फिर इसमें क्लास डिस्टरबेंस होती है ना? अगर किसी को कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है तो वो दोबारा लेफ्ट होकर फिर ज्वाइन हो जाइए, तो शायद आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। बाकी सभी को क्लियर समझ में आ रहा है मेरी वॉइस, वीडियो, स्क्रीन शेयरिंग? ठीक है। अब शारदेनु और सुशील जी, आप चैट में लिख दीजिए क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर मैं अभी कंटिन्यू लूंगा और इसको समझने के लिए आपको बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो भूल जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम है आप चैट में लिख दीजिए, नहीं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमने देखा एस एफ ए, म्यूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड प्यूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरा है हमारा शरीर आहार से प्राप्त करने के अलावा एस एफ ए, म्यूफा को जो है सिंथेसिस कर सकता है। एक तो हमारा जो बॉडी है वो आहार से, हम जो खाना खाते हैं उस खाने में जो भी फैटी एसिड वगैरह होंगे वो वहां से भी मिल जाते हैं, और कुछ हमारा जो लीवर है वो सिंथेसिस कर लेता है यानी बना लेता है। जबकि यहाँ पर एस एफ ए एंड म्यूफा को बॉडी जो है सिंथेसिस कर सकता है, जबकि प्यूफा यानी कि पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, अर्थात जिसे को लिनोलेनिक एसिड, जिसे N6 ओमेगा 6 या LA भी कहा जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है। प्यूफा मीन्स लिनोलेनिक एसिड, जिसे N6 या ओमेगा 6 या फिर LA के नाम से भी जाना जाता है, और अल्फा लिनोलेनिक, जिसे N3 या ओमेगा 3 या ALA भी कहा जाता है। ये वर्ड भी अभी आगे आएंगे। N6 और N3 ये दोनों क्या हैं, प्यूफास के अंदर ये आते हैं, लिनोलेनिक एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड। तो जो लिनोलेनिक एसिड है उसको N6 या ओमेगा 6 के नाम से जानते हैं, और जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है जिसे हम N3 या ओमेगा 3 या ALA के नाम से भी जानते हैं, इनको बॉडी में सिंथेसिस नहीं किया जाता है। इसीलिए N6 और N3 को एसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है, यानी कि EFA। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड, जिसे लिनोलेनिक एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड कहा जाता है, ये हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते हैं। इसीलिए इनको हमें हमारी डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी है। ठीक, क्योंकि हमारी बॉडी इनको सिंथेसिस नहीं करती है, इसीलिए इनको जो है हमें बाहर से लेना पड़ेगा। पिक्चर में आप देख रहे होंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड के नीचे, यहाँ पर देखिए, ये फिश के अंदर है, ठीक, फ्लैक्स सीड में है, सोयाबीन में है, वॉलनट में है, रेप सीड में है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे अल्फा लिनोलेनिक एसिड यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये हमें मिल जाता है फ्लैक्स सीड, सोयाबीन, वॉलनट, रेपसीड और कुछ तरह की मछलियों में। ओमेगा 6 फैटी एसिड यानी कि लिनोलेनिक एसिड, जो कि हमें को मिलेगा कॉर्न ऑयल में, सेफ्लावर ऑयल और सनफ्लावर ऑयल से हमको ये मिल जाता है, और मछली में भी पाया जाता है। ये कुछ खास तरह की मछलियां होती हैं जिनमें ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो वहां से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए इनको हमें जो है आवश्यक, ये इसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है N6 और N3 को। हमारा शरीर N3 और N6 एसेंशियल फैटी एसिड के लिए आहार स्रोतों पर निर्भर करता है, क्योंकि वे हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। सेचुरेटेड फैट यानी कि SF का अधिक सेवन कैलोरी सेवन को बढ़ाता है,
और हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाता है। कौन सा? सैचुरेटेड फैट्स। ट्रांस, ये अभी वर्ड याद रखें, मैं इनको एक एक करके आपको क्लियर करते जाऊंगा। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, फिर हम डिटेल में और डीप में जाएंगे। तो सैचुरेटेड फैट यानी कि एसएफ का अधिक सेवन कैलोरी सेवन को बढ़ाता है, यानी कि हाई कैलोरी कंजम्पशन होता है, और इससे जो है हृदय रोग और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाता है। ये ट्रांस फैट ये हानिकारक होता है, इनसे बचना चाहिए। ये दो वर्ड अभी याद रखें, ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट। अगला है तेल और वसा का सेवन संयम में होना चाहिए। खाना पकाने के तरीके जैसे तलने के बजाय भूनना, भाप से पकाना, ग्रिल करना, उबालना या पकाना चाहिए। पोषण और स्वाद को बढ़ाने के लिए निकाले गए रिफाइंड तेल या वसा के स्थान स्थान पर जो है तिलहन और नट पेस्ट का उपयोग किया जा सकता है। सो फैट हमारे आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है जो ऊर्जा प्रदान करता है और कोशिका वृद्धि का समर्थन करता है और हमारे अंगों को प्रोटेक्शन करता है। उन्हें उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत या डिवाइड किया जाता है, जो कि 3 प्रकार से हैं। जिसको हमने देखा था सैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं? ये वे फैट होते हैं जो आमतौर पर कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं। आपने घरों में देखा होगा वनस्पति तेल जो हम लेके आते हैं, अक्सर इनका उपयोग जैसे बड़े फंक्शन जब होते हैं, शादी ब्याह इस तरीके के फंक्शन में, जो मिठाई बनाने वाले हैं वो ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं एक विकल्प के तौर पे, एक अल्टरनेट तरीके से, क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। तो जो वनस्पति तेल है आप देखेंगे वो कमरे में रखा रहेगा तो वो हार्ड हो जाता है, एक तरह से थिकनेस उसमें आ जाती है। तो जो थिकनेस है वो सैचुरेटेड फैट को दर्शाता है कि ऐसे ऑयल या ऐसे फैट्स जो कि कमरे के तापमान पर हार्ड हो जाते हैं, जम जाते हैं, उन्हें सैचुरेटेड फैट कहा जाता है। ठीक। दूसरा, साथ ही नारियल और पाम ऑयल जो है, जैसे कुछ वनस्पति तेलों में भी ये पाए जाते हैं, उन्हें सैचुरेटेड फैट कहा जाता है, क्योंकि इनमें कार्बन एटम्स हाइड्रोजन एटम से जुड़े होते हैं, जिसका अर्थ है कि इनकी फैटी एसिड चेन में कार्बन मॉलिक्यूल के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। डबल बॉन्ड नहीं होने के कारण इनके मॉलिक्यूल जो है नजदीक नजदीक होते हैं, जिस वजह से ये रूम टेम्परेचर पर जम जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। तो ये होते हैं सैचुरेटेड फैट्स। तो सैचुरेटेड फैट्स में जो है नारियल है, अपना पाम ऑयल है, और घी जो है, घी भी सैचुरेटेड फैट में आता है, क्योंकि घी भी कभी कभी रूम टेम्परेचर पर जम जाता है। तो घी भी जो है सैचुरेटेड फैट का एक उदाहरण है। दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड फैट्स। ये क्या होते हैं? इस तरह की जो फैट्स होती हैं, इनकी फैटी एसिड चेन में एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं, और ये आमतौर पर कमरे के तापमान पर लिक्विड होते हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, कैनोला ऑयल है, जैसे वनस्पति तेलों में ये पाए जाते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट को जो है दो अलग अलग भागों में और बांटा गया है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट यानी म्यूफा एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट यानी कि प्यूफा। इनमें मोनो अनसैचुरेटेड मतलब ऐसी फैटी एसिड चेन जिसमें कि एक डबल बॉन्ड होता है, उसको हम मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स कहते हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल, एवोकाडो और नट्स में जो तेल रहता है वो तेल मोनो अनसैचुरेटेड कहलाता है। पॉली अनसैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं, इनकी जो चेन होती है फैटी एसिड चेन में
एक से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं, इसीलिए इनको पॉली अनसैचुरेटेड फैट कहा जाता है। जैसे कि कॉर्न ऑयल यानी मक्के से जो तेल निकलता है वो, सोयाबीन का तेल, और साल्मन जो मछली होती है, फैटफुल मछली जो होती है, उसमें ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्लासिफिकेशन फैट्स का? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया है सैचुरेटेड फैट क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड। ठीक है, मैंने अभी एक वर्ड बोला था याद रखने के लिए, ट्रांस फैट। ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये फैट जो होता है वो हाइड्रोजिनेशन नामक प्रोसेस के माध्यम से आर्टिफिशियल रूप से तैयार किए जाते हैं, जो लिक्विड वनस्पति तेलों को हार्ड वसा में बदल देता है। ट्रांस फैट कुछ एनिमल प्रोडक्ट में थोड़ी मात्रा में नेचुरल रूप से भी पाए जाते हैं। ये जो है एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। उनके स्वास्थ्य जोखिमों के कारण कई स्वास्थ्य अधिकारी या डॉक्टर्स जो है ट्रांस फैट के सेवन को कम करने की सलाह देते हैं। तो ये हाइड्रोजिनेशन के दौरान इस प्रक्रिया से ये ट्रांस फैट बनते हैं, जिनमें कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे शरीर में हार्ट डिजीज वगैरह को बनाता है। हमें फैट या ऑयल्स की आवश्यकता क्यों है? पहला है, ट्रांस फैट जो है हानिकारक है और इनसे बचना चाहिए। दूसरा है, लिपिड या फैटी एसिड में कई महत्वपूर्ण शारीरिक और मेटाबॉलिज्म संबंधी कार्य करते हैं। लिपिड और फैटी एसिड, लिपिड प्रोटीन के साथ कई हार्मोन और सेल मेम्ब्रेन के मुख्य घटक होते हैं। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि सेल की सुरक्षा करने का भी काम करती है। दूसरा, सेल के अंदर सेल सिग्नलिंग और जीन एक्सप्रेशन में भी ये शामिल होते हैं। फैट्स के कंपोनेंट क्या क्या हैं? तो पहला है फैटी एसिड, लिपिड के सबसे सिंपल टाइप्स हैं। उसमें ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल सभी लिपिड्स हैं। तो पहला है फैटी एसिड। फैटी एसिड खाद्य पदार्थों में सभी बसा तीन प्रकार के फैटी एसिड एसएफए, म्यूफा एंड प्यूफा का मिश्रण प्रदान करते हैं, जो वसा के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जो फैट होती है उसके अंदर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड के रूप में सभी आहार वसा के प्राथमिक घटक हैं। इनकी संरचना के आधार पर फैटी एसिड को मोटे तौर पर सैचुरेटेड यानी एसएफए, म्यूफा और प्यूफा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपके सामने एक पिक्चर रखता हूँ जिससे ये समझने में और ज़्यादा आसानी होगी हमें। आपके सामने एक पिक्चर है।
जहां पर फैट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखें, ट्रांस फैट जिसकी हमने बात की थी, तो ये हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, फास्ट फूड, केक, पेस्ट्रीज, चॉकलेट और डीप फ्राइड फूड में इनका उपयोग किया जाता है। यहाँ क्रॉस का निशान लगा है, इसका मतलब ये है कि इनको नहीं खाना है या इनके सेवन से बचना है। ये ट्रांस फैट हो गए। सेचुरेटेड फैट्स में कोकोनट ऑयल है, उसमें वेजिटेबल फैट्स आ जाते हैं और एनिमल फैट्स आ जाते हैं। तो वेजिटेबल फैट्स में कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, कंडेंस्ड मिल्क और क्रीमर और बेवरेजेस, इनमें जो यूज होता है। एनिमल फैट्स के लिए पोल्ट्री स्किन में जो पाया जाता है, फैटी मील्स में बटर है, घी है, लार्ड है, लार्ड जो है सुअर की चर्बी होती है, और फुल क्रीम डेयरी प्रोडक्ट, ये सब एनिमल फैट के अंदर आते हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट जो है हमको कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। तो इन दोनों का कंजम्पशन, सेचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट का कंजम्पशन हमको या तो नहीं करना है या बहुत संभल के करना है या कम मात्रा में करना है, जिससे कि हार्ट डिजीज और अन्य तरह की जो डिजीज हैं जिनके बारे में हम आगे देखेंगे उनसे बचा जा सकता है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, तो इसमें पॉली अनसेचुरेटेड यानी कि प्यूफास किसमें है, कॉर्न ऑयल में है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सीड्स जो होते हैं उनमें है, एंड कॉड, कोल्ड वाटर फिश और मछली में है। फिर मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स के रूप में है, ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, पीनट ऑयल है, सीजमे ऑयल है, एवाकाडो है और नट्स हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए हेल्दी होते हैं। तो इस तरीके के फैट्स को हम जब कंजम्पशन करेंगे तो ये एक तो हार्ट डिजीज से बचाने में हमारी हेल्प करेंगे और जो है शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन रहेगा। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आपको मैंने चार्ट समझा दिया है, अब हमें थोड़ा आगे पढ़ने में या समझने में आसानी होगी। तो नारियल का तेल, पाम ऑयल, घी, मक्खन, लार्ड, फैट या दूध से बने उत्पाद और मांस में SFA यानी कि सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। और मक्खन, पाम ऑयल, कोलेस्ट्रॉल केवल एनिमल स्रोत वाले खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। एक नोट करने वाली बात है, मक्खन, पाम ऑयल, कोलेस्ट्रॉल एंड एनिमल प्रोडक्ट, उनमें जो है कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ठीक, कोलेस्ट्रॉल केवल जो है एनिमल स्रोत से जो हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं उनके माध्यम से कोलेस्ट्रॉल हमें शरीर में ज़्यादा मात्रा में मिलता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट और फैट से लीवर में सिंथेसिस होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस है वो कहाँ होता है? कोलेस्ट्रॉल हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट और फैट से यकृत में यानी लीवर में सिंथेसिस होता है। तो हमारा लीवर एक ऐसी फैक्ट्री है जो कि कार्बोहाइड्रेट को फैट्स में कन्वर्ट करके स्टोर रख सकता है, फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर सकता है, ग्लूकोज में तोड़ सकता है और ग्लूकोज को फैट के रूप में कन्वर्ट करके रख सकता है। ठीक, ये सारा काम लीवर करता है। जब हमारे आहार में कोलेस्ट्रॉल का सेवन कम होता है तो लीवर जो है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बढ़ जाता है, और जब हम सेवन बढ़ाते हैं तो सिंथेसिस दब जाता है यानी कि कम हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे रक्त में लिपोप्रोटीन LDL और HDL द्वारा ले लिया जाता है। तो हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो किस रूप में पाया जाता है? LDL
और HDL। LDL का फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और HDL का फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अभी हम देखेंगे व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल या हेल्थ इम्प्लीकेशन ऑफ डिफरेंट फैट्स एंड ऑयल। इनका अब हम फिजियोलॉजिकल यूज देखेंगे। सबसे पहले प्यूफा। प्यूफा का फुल फॉर्म क्या है, सभी लोग चैट में लिख के बताएं जिनको भी पता है। प्यूफा का फुल फॉर्म क्या है? फिर हम फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे जाएंगे। थोड़ा सा आपका अटेंशन चेक किया जाए। आप पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड म्यूफास का फुल फॉर्म क्या है? ओके, ई एफ ए, इसका फुल फॉर्म क्या है? ई एफ ए। ई एफ ए। और दूसरा है एस एफ ए। इनका फुल फॉर्म क्या है? ई एफ ए एंड एस एफ ए। वेरी गुड, सैचुरेटेड फैटी एसिड। एंड ई एफ ए का फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड, ई एफ ए का और बताइए, फिर हम जो है इसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की चर्चा करेंगे फैट्स की। ये वर्ड शुरुआत में ही आया था, ई एफ ए यानी कि इसेंशियल फैटी एसिड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। सो पहला है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, प्यूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसको इसमें N3 एंड N6 आते हैं, जिसमें लिनोलेनिक एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड आते हैं। ठीक है, प्यूफा। सो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सभी सेल्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रेन सेल्स और नर्वस टिश्यूज में N3 प्यूफास का लेवल हाई होता है और N3 डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड यानी कि DHA एंड इकोसा पेंटोनोइक एसिड यानी कि EPA। N3 को हम यहाँ पर जो डिनोट करेंगे या उसका जो नाम आएगा, उसका पूरा नाम आएगा डोकोसा हेक्सानोइक एसिड यानी कि DHA, आप शॉर्ट नाम भी याद रखें DHA एंड इकोसा EICOS इकोसा पेंटानोइक एसिड यानी कि EPA डोकोसा। ठीक है, तो ये हो गया EPA और एक हो गया DHA। तो N3 प्यूफास का लेवल कहाँ पर हाई होता है, इसको थोड़ा बारीकी से समझिए, भूल सकते हैं क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। तो अभी हम जो देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल बेसिस पे यानी कि बॉडी की केमिस्ट्री के अंदर, प्यूफास N3 एंड N6। तो प्यूफा ये जो दोनों से मिलके बना है, किससे? N3 और N6 से। N3 का नाम जो होगा DHA यानी कि डोकोसा हेक्सानोइक एसिड एंड N6 का नाम होगा इकोसा पेंटानोइक एसिड। सॉरी, इसमें थोड़ा सा यही कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर। N3 को जो है, ये दो होते हैं इसमें, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड होता है एंड इकोसा पेंटानोइक EPA होता है, ये N3 के अंदर आता है। ठीक,
और N6 जो है अर्किडोनिक एसिड, यानी कि इसको डबल ए बोला जाता है N6 को, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्यूफा, N3 एंड N6 ये क्या है, फैटी एसिड की चेन है। ठीक। सो प्यूफा जो है हमारी बॉडी की सभी सेल में प्रमुख होते हैं, और ये ब्रेन सेल्स और नर्वस टिश्यूज में N3 प्यूफा का लेवल हाई होता है। ठीक। N3 यानी कि DHA और EPA और N6 आर्किडोनिक एसिड यानी कि डबल ए की लॉन्ग चेन वाले प्यूफा हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के दौरान इंपॉर्टेंट होते हैं। फेटल यानी कि भ्रूण, जब बच्चा माँ के घर में पल रहा होता है तो भ्रूण और बच्चे के शुरुआती विकास के दौरान शिशु के मस्तिष्क में ए यानी कि आर्किडोनिक एसिड और डीएचए की वृद्धि होती है। डीएचए मीन्स डोकोसा हेक्सानोइक एसिड की तेजी से वृद्धि होती है। तेजी से बढ़ते ऊतकों यानी कि टिश्यू और ऑर्गन की मांगों को पूरा करने के लिए रेटिना में डीएचए और पूरे शरीर में ए यानी कि आर्किडोनिक होता है। पूरे शरीर में सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली में डीएचए की छोटी मात्रा मौजूद होती है, और ए और डीएचए की न्यूरल एंड बिहेवियरल संबंधी कार्यों में अलग अलग और विशिष्ट भूमिका होती है। डीएचए यानी कि डोकोसा हेक्सानोइक एसिड दृष्टि के लिए रोडोप्सिन के कार्य और यानी कि आंखों के कार्य के लिए, और न्यूरोट्रांसमिशन के लिए पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह मछली, समुद्री खाद्य पदार्थ और माइक्रो एल्गी यानी कि शैवाल, जिसे काई भी बोला जाता है, माइक्रो एल्गी लॉन्ग चेन वाले N3 फैटी एसिड जैसे कि DHA और EPA यानी कि इकोसा पेंटानोइक एसिड प्रदान करते हैं। ये पौधे के खाद्य पदार्थों में मौजूद शॉर्ट चेन अल्फा लिनोलेनिक फैटी एसिड की तुलना में जैविक रूप से अधिक सक्रिय होते हैं। ये लॉन्ग चेन N3 फैटी एसिड डेवलपमेंट जो है भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए, आंखों के डेवलपमेंट के लिए और मस्तिष्क की वृद्धि के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये थे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनकी खासियत क्या है, इनमें डबल बॉन्ड होते हैं, एक या एक से ज्यादा, और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड कितना होगा, सिंगल डबल बॉन्ड होगा। ठीक। सैचुरेटेड फैट में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, सारी सिंगल बॉन्ड की चेन होगी फैटी एसिड की। ठीक। मोनो मतलब एक, पॉली मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे। तो ये हमने देखा प्यूफा, उसका इंपॉर्टेंट क्या था कि ये भ्रूण के डेवलपमेंट में, सेल मेम्ब्रेन में, ब्रेन डेवलपमेंट में एंड आंखों के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर इसकी कमी रहेगी तो किसी ना किसी तरह का डिफेक्ट या शरीर में किसी ना किसी तरह की कमी होती है। नेक्स्ट है म्यूफा। तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम म्यूफा को समझेंगे। आप चाहें तो पानी वगैरह ले सकते हैं। सो अभी बीच में किसी ने हाथ खड़े किए थे, तो अभी आप पूछ सकते हैं आपका, तब तक 1 मिनट में हम उस पर चर्चा कर लेंगे और फिर जो है आगे हम म्यूफा के बारे में पढ़ेंगे। सभी को क्लास समझ में आ रही है, या इसको और थोड़ा सा सरल करने की जरूरत है, या इतना ठीक है?
तो आप लोग भी वाटर ले सकते हैं, क्योंकि सुनना भी एक बड़ा मेहनत का काम होता है, क्योंकि ब्रेन अपना फंक्शन पूरे तरीके से करता है, क्योंकि कंसंट्रेशन करना पड़ता है। सो सभी लोग रेडी हैं? सेम पेज लिख दीजिए, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमने अभी देखा प्यूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसमें N3 एंड N6। N3 को बोला जाता है DHA और EPA के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ये फैटी एसिड की चेन है ना, DHA एंड EPA। एंड N6 को आर्किडोनिक एसिड AA के नाम से इसकी जो है चेन होती है। इसका यूज भ्रूण के डेवलपमेंट में, आंखों के लिए, ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए, ब्रेन सेल के लिए, ब्रेन टिश्यू के लिए, एंड ऑल ओवर बॉडी की सेल जो होती हैं उनके सेल मेम्ब्रेन के रूप में ये काम करता है। और ये किस में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? जो सी फूड है एंड मछली है एंड माइक्रो एल्गी जो है उसमें ये पाया जाता है। म्यूफा। सो म्यूफास के बारे में एक बात फेमस है कि डिक्रीज क्लॉट फॉर्मेशन एंड एथ्रोजेनेसिस। ये जो म्यूफास होते हैं ये हमारे बॉडी में क्लॉट फॉर्मेशन को कम करते हैं, और एथ्रोजेनेसिस यानी कि क्लॉट बनने की जो प्रोसेस है उसको एथ्रोजेनेसिस बोला जाता है। सो उसको ये कम कर देते हैं, यानी कि ये हार्ट डिजीज से बचाने में हमारी हेल्प करते हैं। फिर है सैचुरेटेड फैटी एसिड। एसएफए सीरम टोटल या सीरम कुल एलडीएल स्तर, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं। ये सैचुरेटेड फैट जिनमें कि कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, जो कि हार्मफुल है, हमने अभी देखा था इसके बारे में। ठीक है, तो ये करते क्या है? ये एलडीएल के स्तर को बढ़ा देते हैं, सैचुरेटेड फैट्स। बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को। एंड रिड्यूस इंसुलिन सेंसिटिविटी, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको बढ़ा देते हैं, और सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं, जिससे कि डायबिटीज वगैरह का खतरा हो जाता है। और ये क्लॉट फॉर्मेशन यानी कि थ्रोम्बोजेनेसिटी यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन की बनने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाते हैं, और दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं सैचुरेटेड फैट्स। यहाँ पर एथ्रोजेनेसिस जो है ये क्लॉट को कम करने की प्रोसेस होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था ये। तो थ्रोम्बोजेनेसिटी मींस क्लॉट फॉर्मेशन, एंड क्लॉट फॉर्मेशन को कम करना एथ्रोजेनेसिस के अंदर आता है। ठीक, अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपिड फ्रॉम एनिमल सोर्स। सो कोलेस्ट्रॉल जो है एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर की सेल मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी एंड परमिएबिलिटी, फ्लूडिटी यानी कि उसको हाइड्रेट रखना, परमिएबिलिटी यानी कि उसके आर पार जो जाने की जो प्रोसेस है उसको पारगम्यता बोलते हैं। तो हमारी सेल में क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। तो जो सेल रिसेप्टर्स के माध्यम से कोई भी चीज जो है सेल के अंदर जाना और वेस्ट मटेरियल सेल के बाहर करना, ये परमिएबिलिटी के माध्यम से जो है ऊपर नीचे मतलब अंदर बाहर होते रहते हैं सेल के अंदर के जो भी केमिकल वगैरह हैं। ठीक, सो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि शरीर की सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली की फ्लूडिटी एंड परमिएबिलिटी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलेस्ट्रॉल कई हार्मोन और विटामिन डी का प्रीकर्सर है।
अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होंगे तो स्टेरॉइड हार्मोन्स नहीं बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल सेल सिग्नलिंग फंक्शन, यानी कि जो आरएनए डीएनए जो एक दूसरे से सिग्नलिंग जो होती है, उस सेल के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा है, सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, उसमें अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और हार्मोन्स गतिविधि में सहायता करता है। जब भी आवश्यकता होती है यह लीवर में सक्रिय रूप से सिंथेसिस होता है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि एचडीएल, एचडीएल जो है टिश्यू से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को हटाते हैं और डिग्रेडेशन के लिए लीवर में ले जाते हैं, इसीलिए इसको एंटी एथ्रोजेनिक कहते हैं। हालांकि एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के उच्च रक्त स्तर के परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में लिपिड का संचय होता है और एथ्रोजेनिक प्रभाव होता है। तो एक स्वस्थ आहार यानी कि संतुलित आहार और शारीरिक गतिविधि एचडीएल में सुधार करती है और एलडीएल को कम करती है। एचडीएल का काम क्या होता है? यह टिश्यूज के अंदर से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को हटाते हैं और इनको तोड़ने के लिए कहाँ लेके जाते हैं? लीवर के अंदर इनको तोड़ा जाता है। ठीक। एलडीएल क्या करते हैं? सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल की जमावट शुरू कर देते हैं या लिपिड का संचय करते हैं। ट्रांसफैट, ट्रांसफैट के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था, बाकी का यहाँ पर थोड़ी डिटेल है उसके बारे में हम देखते हैं। ट्रांसफैट जो है ये टीएफए इनको बोला जाता है। ट्रांस फैटी एसिड होते हैं जो कि वनस्पति खाना पकाने के लिए तेलों के रूप में यूज होता है, जैसे कि वनस्पति तेल। ये हाइड्रोजनेशन के दौरान उत्पन्न होते हैं। टीएफए के सेवन से, ट्रांस फैट के सेवन से लिपिड प्रोफाइल यानी कि डिसलिपिडीमिया, एंडोथीलियल डिसफंक्शन, डिक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज, ब्रेस्ट कैंसर, कॉलन कैंसर, प्रीक्लेम्सिया, डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम एंड विजन इन इन्फेंट, यानी कि बच्चों में जो इन्फेंट होते हैं, जो नए बच्चे जो जन्म लेते हैं, तो उनमें ये दृष्टि दोष का कारण बन सकते हैं ट्रांसफैट। इसीलिए टीएफए युक्त प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से या बेकरी उत्पादों से बचना चाहिए, उनको खाने से बचना चाहिए। ये थे ट्रांस फैट। फैट जो है इन्हें हम क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। तो इस फैट में जो होते हैं कुछ ऐसे, हमने जब विटामिन की क्लास की थी तो उस समय हमने बताया था विटामिन दो तरह के हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक फैट सॉल्युबल विटामिन। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो फैट में ही घुलनशील होते हैं, यानी कि फैट में रहते हैं, है ना। तो उसके लिए फैट का होना जरूरी है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं आप चैट में लिख के बताइए, किस किस को याद है फैट सॉल्युबल विटामिन? दो तरह के विटामिन हैं, एक फैट में घुलनशील विटामिन और एक वाटर में, है ना। वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। विटामिन डी, वेरी गुड, ADE फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। तो इनकी एक और पहचान होती है, जब आपने देखा होगा B12 का इंजेक्शन लगता है तो वो आप देखेंगे एकदम पानी की तरह रहता है। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, अगर इनको खाने की बात आती है, हम अगर बाहर से लेते हैं तो ये आपको मोस्टली कैप्सूल के फॉर्म में मिलेंगे। जैसे विटामिन ए का कैप्सूल आएगा, ई का कैप्सूल आएगा, जिसमें चिकनाहट रहेगी, वो फैट है, वो फैट में मिले हुए हैं वो, है ना।
तो ये भी उनकी एक पहचान है जो बहुत सरल तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो विटामिन ए, डी, ई, के, इनको ज्यादातर आप कैप्सूल के फॉर्म में देखेंगे, लिक्विड फॉर्म में रहेंगे बट मोस्टली या तो कैप्सूल के रूप में उनको लिया जाएगा। और जो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के हैं या उनका जब आप इंजेक्शन का बाइल देखेंगे तो वो एकदम पानी की तरह लिक्विड रेड कलर में दिखाई देगा। तो ये भी एक पहचान है, प्रैक्टिकल पहचान जो आप समझ सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्यों के अलावा जो, तो ये जो फैट है या जैसे हम लिपिड कहते हैं, तो ये फैट में घुलनशील विटामिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देते हैं। अगर ये लिपिड नहीं होंगे तो ये एब्जॉर्ब नहीं होंगे, है ना, एब्जॉर्ब होकर बॉडी में ज्यादा समय तक स्टोर भी नहीं रह पाए। फैट जो है हमारे शरीर में एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ाता है, स्वाद भी बढ़ाता है खाने का, साथ में ये संतुष्टि की भावना देता है और इस प्रकार भूख लगने में भी देरी होती है। अगर आप कभी ऑयली फूड खा लेते हैं तो फिर बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती है। सो फैट जो है भोजन के एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि लिपिड का प्रत्येक 1 ग्राम लिपिड में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है, जबकि प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम के अंदर सिर्फ 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। सो आहारी फैट में टोकोफेरॉल, टोकोट्रिएनॉल, स्टेरॉल आदि जैसे छोटे घटक होते हैं। सो वसा के घटकों का प्राकृतिक स्वाद काफी हद तक इन छोटे घटकों के कारण आता है। जो फैट का जो स्वाद आता है वो किसके कारण आता है? टोकोफेरॉल, टोकोट्रिएनॉल और स्टेरॉल के कारण। क्योंकि अधिकांश छोटे घटक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं तो वे वसा को खराब होने से रोकते हैं। पाम ऑयल में टोकोट्राइनॉल्स और तिल के तेल में, सीज में ऑयल में लिग्नन्स, और चावल की भूसी जिसे आप राइस ब्रेन कहते हैं, तो राइस ब्रेन के तेल में ओरिजिनॉल एंड टोकोट्राइनॉल्स होते हैं जो रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। हालांकि तेलों के रिफाइनिंग या रिफाइनरी में शोधन से उनके फैटी एसिड की जो चेन है उसमें बदलाव नहीं होता है और यह छोटे घटकों की संरचना को संशोधित करता है। उदाहरण के लिए क्रूड पाम ऑयल। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, क्रूड क्या होता है? कच्चा तेल होता है। जैसे कि आप जैसे जो ताड़ का पेड़ होता है या पाम ट्री होता है, उससे जब उसके फल निकलेंगे तो उनको निकाल के जो डायरेक्ट ऑयल निकला है वो क्रूड ऑयल कहलाता है, कच्चा तेल, है ना। उसको कोई फिल्टर नहीं किया गया है, कोई रिफाइन नहीं किया गया, उस ऑयल को क्रूड ऑयल बोला जाता है। तो ये जो है वनस्पति क्रूड ऑयल होता है या इसको वनस्पति कच्चा ऑयल बोला जाता है, ठीक। क्योंकि अभी 1-2 बार ये क्रूड वर्ड आएगा तो इसका मतलब क्या है? कच्चे तेल से है। पेट्रोल वगैरह में भी जो क्रूड ऑयल, पहले क्रूड ऑयल निकलता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, फिर हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है। इसी तरह से तेल होते हैं। सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे क्रूड पाम ऑयल का। तो कच्चे जो ताड़ के तेल का या पाम ट्री के तेल के लिए जो है, तो ताड़ के तेल के फल के गूदे से निकाला जाता है और गूदे का रंग लाल होता है क्योंकि यह बीटा कैरोटीन यानी कि विटामिन ए का प्रिकर्सर है, उससे भरपूर होता है। तो रिफाइनिंग के दौरान पाम ऑयल से कैरोटीन खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, इसीलिए रिफाइंड ऑयल में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें खत्म हो जाती हैं। इसलिए ये शरीर के लिए या हेल्थ के लिए थोड़ा सा ज्यादा बेहतर नहीं होता है। कुछ अशुद्धियां जो रहती हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है वो तो निकल ही जाती हैं, पर इसके साथ साथ जो है उसमें रिफाइनिंग के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन भी अगर उसमें होंगे या प्रिकर्सर हैं या कुछ हेल्दी कंपाउंड हैं वो भी निकल जाते हैं रिफाइंड ऑयल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट आर द सोर्स ऑफ फैट? फैट्स के क्या क्या सोर्सेस हैं जहां से हमको फैट मिलता है? सो पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और साथ ही यह म्यूफा एंड प्यूफा के अच्छे स्रोत होते हैं।
कुछ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में SFAs होता है, यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अधिकांश अनाज, मिलेट्स, बीन्स और दालों में फैट की मात्रा 1.5% से 3% के बीच होती है। अनाज, मिलेट्स और अधिकांश जो दालें होती हैं या तिलहनों में N6 प्रमुख प्यूफाज हैं, और दालें, बीन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां और सोयाबीन, रेपसीड, सरसों जैसे तिलहन, अलसी के बीज और मेथी के बीज में N6 और N3 प्यूफा दोनों के अच्छे स्रोत हैं। एनिमल फूड में मक्खन, घी, दूध, क्रीम, फैटी पनीर और फैटी मीट ये कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैटी एसिड के साथ साथ कुछ मात्रा में म्यूफा एंड प्यूफा के स्रोत होते हैं। तो इनमें ज़्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट होता है, लेकिन कुछ मात्रा में म्यूफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है। अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन यह N6 और N3 का अच्छा स्रोत होता है। समुद्री मछली जो होती है, सी फिश में LCN3 प्यूफा का अच्छा स्रोत है, और तिल के बीज, ड्राई फ्रूट, मेथी के बीज और बीन्स वगैरह हैं, सीरियल्स हैं, अनाज है, मिलेट्स है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अगर पर्याप्त मात्रा में सेवन की जाए तो N3 और N6 दोनों आवश्यक फैटी एसिड यानी एसेंशियल फैटी एसिड की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो हमारे जो जरूरी एसेंशियल फैटी एसिड हैं उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो है हम ये सब चीज़ें ले सकते हैं। क्या क्या है? सीरियल्स हैं, मिलेट्स हैं, तिलहन हैं, और सभी तरह की दालें हैं, बीन्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, सोयाबीन है, सरसों का तेल है, तिलहन, अलसी के बीज हैं, मेथी के बीज हैं। इन सभी में जो है N3 एंड N6 एसेंशियल फैटी एसिड पाए जाते हैं। ओमेगा 6 आमतौर पर ज्यादातर खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जबकि N3 जो है अखरोट, अलसी के बीज, चिया के बीज और सोयाबीन, मेथी के बीज, सरसों और पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। समुद्री मछली, अन्य समुद्री सी फूड और अंडे में लॉन्ग चेन प्यूफा मीन्स DHA, DPA एंड EPA के अच्छे प्राकृतिक स्रोत हैं। तो ये सब हम जब कंजम्पशन करेंगे तो हमें जो है प्यूफास एंड म्यूफास एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हमारे शरीर के लिए एसेंशियल हैं वो हमें मिल जाएंगे, और हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए एक इम्पोर्टेंट इनका रोल होता है। अभी ये टॉपिक थोड़ा और है, तो क्लास का टाइम भी हो गया है, तो आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सभी लोग जो है नेक्स्ट क्लास में भी मौजूद रखें, क्योंकि ये आगे यहीं से शुरू होगा, तो आपको ये उसी में समझ में आ पाएगा। तो आगे हम जो है विजिबल फैट के बारे में पढ़ेंगे, एंड प्रोसेसिंग के बारे में भी देखेंगे कि तेल किस तरीके से प्रोसेसिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं। हाइड्रोजनेशन के बारे में पढ़ेंगे इस तरीके से। तो इसकी जब ये टॉपिक जब ख़त्म होगा तो मैं इसकी जो PDF है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट जो संडे की क्लास होगी वो हमारी गुरु पूर्णिमा वाली क्लास होगी, जिसमें ज़्यादातर जो हमने रिसर्च की है वो फॉर्मूले होंगे, और ग्रुप में जिन लोगों ने भी अपने फॉर्मूले शेयर किए थे वो उसमें शेयर किए जाएंगे, उनका लॉजिक, और साथ में जिन लोगों ने ट्रायल फॉर्मूले के फीडबैक दिए थे, ट्रायल किए थे, वो भी उनके नाम, उनके नंबर और उनका पता के साथ हम उसमें ऐड किए। तो मटेरियल रेडी है। तो नेक्स्ट संडे जो है 1 बजे से 3 बजे के बीच में दिन में जो है वो क्लास
ली जाएगी। तो जो भी लोग नई रिसर्च, नए फॉर्मूला में इंटरेस्टेड हैं, तो वो जरूर, अगली क्लास मंडे को होगी, सॉरी संडे को 21 तारीख को होगी, वो गुरु पूर्णिमा क्लास होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट सैटरडे की क्लास आएगी तो हम यहाँ आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, और उस क्लास के बाद आपको ये वाली जो है पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। संडे वाली क्लास में जो आएंगे वो हमारी 2024 की, जब से ग्रुप बना है, और मेरी जो रिसर्च है वो भी उसमें आपको देखने को मिलेगी, तो वो ट्रायल्स के लिए रहेगी।